चलो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन, ठीक है। विल बी स्टडिंग अबाउट वेरिएशन। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बिना बोले हुए, हम वेट नहीं कर सकते हैं, मेरे पास टाइम एकदम नहीं है। अगला जब फिजिक्स होगा 3 बजे से, उस वक्त भी इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि टाइम मेरे पास ज्यादा रहेगा नहीं, तो हम लोग फटाफट फटाफट पढ़ेंगे बिना कोई टाइम पास किए हुए। चलो आपका शुरू हो गया क्लास? हाँ। नो टू इंडिविजुअल्स, नो टू इंडिविजुअल्स of same species no two species of individual of same species or individual of different species or individual of different species are alike ये तो बहुत कॉमन सा बात है। दो ऑर्गेनिज्म कोई एक स्पीसीज का तो कभी सेम होता ही नहीं, तो दो अलग अलग स्पीसीज का सेम कैसे होगा। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म विथ फिर से एक बार समझा दी तो। समझाने वाला कुछ है ही नहीं उसमें, हम कुछ समझा ही नहीं है। क्या पढ़ो बोल, दो समझ में आ ऑर्गेनिज्म क्या जाएगा, बोले पढ़ो थे? एक बार खुद समझ में आ जाएगा। समझ गया ना? बस तो फिर सीधा क्यों अटैक करते हो, पहले कोशिश तो करो समझने का। ऑर्गेनिज्म विथ फेवरेबल किस में हम? वेरिएशन कैन compete better than those which appear with unfavorable variation than those which appear with unfavorable variation। जाहिर सा बात है, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन होगा वो ज्यादा अच्छे से compete करेगा मुकाबले उसके कि जिसके पास अनफेवरेबल वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के दो वेरिएंट को देखें, एक जिसका इम्यूनिटी अधिक है और एक जिसका इम्यूनिटी कमजोर है, तो जिसका इम्यूनिटी अच्छा है वो अभी के कंडीशंस में ज्यादा अच्छे से compete कर पा रहा है, ज्यादा फेवरेबल वेरिएशन मतलब? फेवरेबल मतलब कंडीशंस जो डिमांड कर रहा है वैसा ही कुछ वेरिएशन हो। जैसे अभी का कंडीशन क्या डिमांड कर रहा है कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो वैसा जिसके पास है वो बेटर सर्वाइव करेगा, बेटर compete करेगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, टाइप्स आधा ऑफ घंटे में वेरिएशन चलेगा क्लास? क्या? एक ही सेशन में चलेगा? 40 मिनट का? ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, इसी को कन्वर्ट करो जरा एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में, वही तो हम भी कर रहे थे। देखो, तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन में पहला इज मेरिस्टिक किसी को पढ़ा वेरिएशन। रहे हैं क्या? या किसी को पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, डिस्कशन चल रहा है कॉलेज का। खुद से भी पढ़ा जाता है ना, हम वही तो तुम लोग को बोलते हैं कि कभी खुद से भी कोशिश करो समझने का, ज्यादा समझ में आता है। हम लोग को टीचर थोड़ा ना अच्छे से बताता है, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, अच्छा ये तुम कैसे किए तो ये कैसे किए। मेरिस्टिक वेरिएशन, इसमें क्या होता है कि चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स। जैसे देखते होगे किसी किसी लोगों का 5 बजा 6 उंगली होता है हाथ में या पैर में, नोटिस किया ऐसा कभी? जैसे ऋतिक रोशन कहीं अच्छे है, तो ये क्या है? ये मेरिस्टिक वेरिएशन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक पार्ट में वेरिएशन हुआ है। चेंज इन मेरिस्टेमेटिक सेल ह्यूमन में कौन कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बुद्धू की तरह तुम बात जो कर रहा है डेवलप कभी? कर रहा है?
तुमको भी नहीं पता जो ह्यूमन डेवलप कर रहा है, क्या? जो डेवलप कर रहा है वही ना, दो कि अपर तरह मोस्ट, का होता है, दो एक तरह का मेरिस्टेमेटिक होता होता है है। वेरिएशन। क्या? बॉडी का सेल, एक मेरिस्टेमेटिक और एक जर्मिनल। जर्मिनल सिर्फ टेस्टिस और ओवरी में, बाकी सारा पार्ट इज मेरिस्टिक पार्ट। चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्गन्स और बॉडी वो पार्ट, जो नंबर ऑफ, सोमैटिक, हाँ सोमैटिक सोमैटिक को सेल ही ना बोलते मेरिस्टिक हैं, बोलते हैं। ऐसा बोलिए ना, हम चेंज इन प्लांट नंबर वाला ऑफ ऑर्गन मेरिस्टेमेटिक सेल। और बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीडेक्टाइलिज्म इन टेट्रापॉड्स, जिसका भी हम बात की, पॉलीडेक्टाइलिज्म इन टेट्रापॉड्स। पॉलीडेक्टाइलिज्म का मतलब 5 या जितना नॉर्मल आपके पास हाथ या पैर में उंगली होता है उससे अधिक उंगली पोली। टेट्रापॉड्स हम लोग हैं, तो हमारे अंदर कभी 5 बजा 6 उंगली हो गया, 7 उंगली हो गया, दैट इज पॉलीडेक्टाइलिज्म। ठीक है, टेट्रापॉड हम लोग कैसे हुए? हम लोग भी टेट्रापॉड में आते हैं। पूरा क्लासिफिकेशन तुम लोग थोड़ा ना पढ़े होगे। ये टेट्रापॉड इसके अंदर आता है क्या? टेट्रापॉड मतलब चार लिम्स, 2 हाथ 2 पैर। ओ, नेक्स्ट इज सब्सटेंसिव वेरिएशन। सब्सटेंसिव वेरिएशन, ये नहीं पूछना चाहिए ये वाला। इसमें क्या होता है कि चेंज इन अमाउंट ऑफ केमिकल, चेंज इन अमाउंट ऑफ केमिकल, चेंज इन अमाउंट ऑफ केमिकल, या फिर साइज इन बॉडी पार्ट और साइज ऑफ बॉडी पार्ट। चेंज इन अमाउंट ऑफ केमिकल और साइज ऑफ बॉडी पार्ट किसका एग्जांपल है? सब्सटेंसिव वेरिएशन का। इसका एग्जांपल क्या होता है? साइज ऑफ फोरहेड या फ्लैटनेस ऑफ फोरहेड। सुन तो कहीं कभी सुनते किसी किसी का लीलार बहुत बड़ा होता है, फोरहेड बहुत बड़ा होता है, ज्यादा फ्लैट। देखे भी। हाँ, तो उसको ही फ्लैटनेस ऑफ फोरहेड बोलते हैं। वो जो अधिक हुआ ना, दैट इज सब्सटेंसिव वेरिएशन। बॉडी के साइज वो में डिफरेंस है, ना कि नंबर में। वो मतलब बॉडी हम्पी नॉर्मल। डम्पी वाला जो रहता है ना, इस क्या? टाइप में देखे हैं बच्चे को, हम्पी डम्पी वाला जो रहता है ना पिक्चर। ठीक, अरे स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, कहाँ आप हटा दिए हैं? नहीं लिए थे तो अब बैठिए, हम पहले ही कहे थे कि सब कुछ करना वीडियो से देखना। आज बार बार करे, टाइम नहीं है। तुम लोगों के क्लास के दिन टाइम नहीं रहेगा, ऐसे ही क्लास चलेगा। 30 मिनट तो 40 मिनट पढ़ेंगे, समझे भी रगड़ है, के। क्या करें हम? समझते हुए भी स्क्रीनशॉट लेने में कौन बड़ा टाइम लगता है? स्क्रीनशॉट तो यूं ही ले लोगे। एकदम अभी तो हम पूछ ही रहे थे, अब हमको क्या पता, आप मिटाते चलिए। पहले ही कहे हैं। तीसरा है जेनेटिक वेरिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक वेरिएशन ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। इट इज ड्यू टू जीन म्यूटेशन। एक्चुअली 11 बजे से मेरा कॉलेज का अगला क्लास है, तो उससे पहले तुमको क्लास ओवर करना ही है। फिर 2:30 बजे तक क्लास चलेगा, आधा घंटा का लंच, 3 बजे से तुम्हारा अगला क्लास। फिर 4 बजे तक चलेगा, 4 बजे से 10th का क्लास है, तो टाइम नहीं है मेरे पास। इसलिए लगातार फटाफट करते चलिए, टाइम नहीं। इसका एग्जांपल होगा एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म आप लोग 11th में पढ़े थे, याद आ रहा है? कहाँ पढ़े थे? चैप्टर 9। चैप्टर 9। नॉन फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन को बोलते हैं एल्बिनिज्म। नॉन फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। और ये क्या है भाई? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम। ये ह्यूमन हार्मोन्स में पढ़े थे, टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, टायरोसिनेज एंजाइम में के एब्सेंस के वजह से होता है ये। ठीक है, टायरोसिन पे टायरोसिनेज एंजाइम एक्ट करता है और उससे मेलानिन बनता है। लो स्क्रीनशॉट, अगला पढ़ेंगे।
समझने में दिक्कत हो तुरंत बोल देना, समझा हम तुरंत देंगे, लिखने का टाइम नहीं मिलेगा अलग से, फटाफट साथ साथ करते चलिए। बोलिए, ले ली स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। समझे नहीं, बोलो जल्दी। अगला इज नेचुरल सिलेक्शन। जीन वेरिएशन को कोई सिंपल एग्जांपल नहीं था? जीन वेरिएशन का कोई भी, जीन वेरिएशन का तो बहुत सारा एग्जांपल है, जीन में कोई भी वेरिएशन होगा तो जीन वेरिएशन होगा। ये तुम लोग को चैप्टर 5 में फिर से पढ़ना, तो अभी रन दे सकते हो, तो क्योंकि नॉर्मल देख सकता है आदमी उस टाइप का। नॉर्मल देख सकता है वाला में तुम अभी नहीं पढ़े। सिकल सेल एनीमिया का नाम सुने हो? क्या चीज? सिकल सेल एनीमिया, होता क्या है बताइए तो। बस तो होता क्या है ये आगे बताएंगे, चैप्टर 5 जब पढ़ाएंगे मेंडलिज्म तब। नेचुरल थोड़ा इधर सिलेक्शन, लिखा कीजिए, नहीं दिखता है रिकॉर्डिंग, फिर आपको अच्छा कॉल ठीक है, करना है। नेचुरल सिलेक्शन है, बस नाम तो पढ़े रहना। तो बाद में हम जब खोलते हैं लिखने के लिए तो बुझाया भी नहीं करता है, वो लिखना हम गलत बोल तो दिए ना, नहीं याद होता। रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन। उस वक्त भी अब रिकॉर्डिंग मेरा आवाज भी हो रहा है, सिर्फ लिखना ही नहीं। देखो, फिर दो रिकॉर्डिंग खोल ऑर्गेनिजम्स के व्हिच देखिए। कैन अपीयर विद फेवरेबल वेरिएशन, those organisms which appear with favorable variation, which appear with favorable variation। फिजिक्स में कोई दिक्कत तो नहीं ना फैजान? हैं? फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं ना है? फिजिक्स में हम्म, क्वेश्चन आपको भेजे थे ना, फोटो भेजेंगे आप। वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके नहीं भेजे हैं? हाँ, आप इसका भेजे हैं 12 का भेजे हैं, हम 11 का पूछे हैं, भेज रहे हैं 12 का। 12 वाला? आप 12 का जितना ही बना के एग्जाम्पल भेजे सब 12 का था, और 12 का हम एक भी क्वेश्चन अभी आपसे नहीं पूछे थे, हम वो वेव सब का पूछे थे, आप बता रहे हैं 12 का। क्या बात है, तुम भी माहिर आदमी हो। appear with हम लिख favorable भी दिए थे। variation got better survival advantage। अभी तक तुम 12th स्टार्ट नहीं किए हो? बायोलॉजी हो गया मेरा, केमिस्ट्री भी हो गया है, उसका क्वेश्चन फिजिक्स भी नहीं बना है? दिए केमिस्ट्री का। ठीक है, फिजिक्स आज अब कौन शुरू दिन है? करेंगे। आज दिन कौन सा है? हाँ शायद 21 तारीख है, दिन पूछने, फ्राइडे। फ्राइडे है। नेक्स्ट वेंसडे तुम लोग का टेस्ट होगा, 2 चैप्टर का एक साथ। और इन्वायरमेंट, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी का टेस्ट था, वो कहाँ तो हम गया? टाइम दे दिए ना, टाइम दे दिए। हम्म? सराउंडिंग कैसी और का? इन्वायरमेंट, ये दैट इज बायोलॉजी का कॉल्ड, बताए हैं? नहीं फिजिक्स का लेंगे टेस्ट वेंसडे को। पहले फिजिक्स ही कर लीजिएगा। दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। That is natural selection by Darwin. Those organisms which appear with favorable variation got better survival advantage in surrounding or environment, और इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा बोलते हैं। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय हर्बर्ट स्पेंसर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय हर्बर्ट स्पेंसर। नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलते हैं भाई? तो हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन भी होता है, वो सराउंडिंग एडवांटेज में, या जो भी बोलो सराउंडिंग में एडवांटेज में रहता है, बेटर सर्वाइवल एडवांटेज उसके पास होता है। जैसे अभी कोविड है, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा उसका सर्वाइवल एडवांटेज ज्यादा है, जिसका इम्यूनिटी वीक है उसका सर्वाइवल एडवांटेज कम है।
तो कहने का मतलब ये कि कंडीशन चेंज हुआ, कंडीशन चेंज होने के साथ साथ सबसे पहला चीज ये मैटर करता है कि किस ऑर्गेनिज्म के पास सर्वाइवल के लिए फेवरेबल वेरिएशन है। ये फेवरेबल वेरिएशन चेंज होता रहता है, ये फेवरेबल डार्विन भी ना वेरिएशन बोले थे फिटेस्ट, क्या? हाँ, डार्विन के फिटेस्ट का मतलब क्या था? डार्विन के फिट का मतलब था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन उसका रेट बहुत हाई होगा, तो नेचुरल सिलेक्शन इस चीज को बोले थे डार्विन। और हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताए थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज द टर्म गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तुमको समझ में आएगा नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल होता कैसे। एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सबसे पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इस इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या होता था, देखो हम पूरा कहानी बता रहे हैं, इसका पूरा कहानी। लिख ये दीजिएगा। कहानी है इंग्लैंड का, कहाँ का कहानी है? इंग्लैंड का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले और बाद में कंडीशन सराउंडिंग में क्या चेंज आया उसका, और उसका वहां के ऑर्गेनिजम्स पे क्या असर पड़ा उसका, इन दोनों का कहानी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखो, मॉथ एक इंसेक्ट का नाम है, इसका दो वेरिएशन या दो टाइप वहां मिलता था, एक था ब्लैक मॉथ और एक था व्हाइट मॉथ। एक का नाम ब्लैक, जो व्हाइट मॉथ था उसको साइंटिफिकली बोलते थे बिटुलेरिया, अभी लिखेंगे भी। और जो ब्लैक मॉथ था उसका नाम था बिस्टन बिटुलेरिया कार्बोनेरिया। ठीक है, तो दो टाइप मिल रहा था मॉथ का, एक व्हाइट मॉथ और एक ब्लैक मॉथ। डिफरेंस यहाँ पे आया ना कि ये जो व्हाइट वाला मॉथ था और ये जो ब्लैक वाला मॉथ था, दोनों का जो कलर था, इस कलर पे गेम होगा। कंडीशंस बदलने के हिसाब से जो फायदे में था वो नुकसान में चला गया, जो नुकसान में था वो फायदे में आ गया। कैसे, ये देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, चूंकि इंग्लैंड बहुत ठंडा जगह है, वहां हर चीज थोड़ा लाइटर कलर का होता है, ये आपको पता है ना, लोगों का स्किन भी थोड़ा गोरा गोरा, प्लांट ये सब भी थोड़ा व्हाइट होगा, उसका बोलते हैं ना लाइट कलर्ड वुड होता है प्लांट का वुड वहां पे, तो सब कुछ थोड़ा लाइटर कलर का होता था। तो जब ये मॉथ किसी पेड़ पे बैठता था तो उजला वाला तो उजले बैकग्राउंड में छुप जाता था, क्योंकि व्हाइट पेड़ का लकड़ी भी थोड़ा लाइटर व्हाइट और मॉथ भी व्हाइट, तो छुप जाएगा। लेकिन ये जो ब्लैक वाला मॉथ था, क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट और उसके ऊपर ब्लैक कलर, तो जाहिर सा बात है वो कॉन्ट्रास्ट करके बहुत जल्दी दिख जाएगा। तो जो भी प्रीडेटर बर्ड्स थी, क्रोज थे, जो भी प्रीडेटर बर्ड्स थे, वो उस मॉथ को देखता था और मार के खा जाता था। समझे बात? वो बर्ड्स, जैसे मान लो ये व्हाइट बैकग्राउंड है, इस पे कोई काला चीज अगर यहाँ रहेगा तो दूर से ही दिख जाएगा, और अगर दूर से ही दिख जाएगा तो शिकारी चिड़िया मान लो ढूंढ रही है अपना खाना, तो उसको सबसे पहले कौन दिखेगा? मान लो यहाँ पे एक व्हाइट बैठा है, एक ब्लैक मॉथ बैठा है, दोनों मॉथ बैठा हुआ है, तो उस चिड़िया को कौन दिखेगा, व्हाइट वाला या ब्लैक वाला? एक नजर में ब्लैक वाला। ब्लैक वाला, तो जाहिर सा बात है चिड़िया ब्लैक वाले को पकड़ेगी, मारेगी, खाएगी। तो हो यूं रहा था कि अभी के कंडीशन में व्हाइट वाले के पास सर्वाइवल एडवांटेज था, क्योंकि उसका कलर व्हाइट था, और ब्लैक वाला नुकसान में जा रहा था। उसके बाद अचानक से लंदन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हो, फैक्ट्रीज लगना चालू हुआ, नया नया फैक्ट्रीज बन रहा था, नया नया तरीके का इंडस्ट्री सेटअप हो रहा था, और उन सब के लिए फ्यूल के फॉर्म में कार्बन कंपाउंड कोल को यूज कर रहे थे, कोयला। अब कोयला जलेगा तो धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो वो वही किसी पेड़ वेड़ पे सेटल करेगा, धुआं हमेशा के लिए आसमान में तो उड़ता रहेगा नहीं। और अगर वो पेड़ ये सब पे सेटल करेगा तो धीरे धीरे पेड़ का कलर व्हाइट से किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक में। अब बताओ, अब ये अगर ब्लैक हो चुका है तो इस पे कौन छुपेगा और कौन दिखेगा, व्हाइट वाला या ब्लैक वाला? नहीं, इतना ब्लैक कैसे हो गया? बिल्कुल होगा, धूल सब जमते धूल जमते मिट्टी कोई एक के बहुत, ऊपर जाके बैठ गया काम। मतलब कहना ये, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्री में सिर्फ एक कोयला जलाते हैं, है ना, आधा किलो कोयला जला है बस, नहीं, तब फिर 24 घंटा कोयला जल आधा रहा किलो होता है, लगातार धुआं ही निकल रहा है। लगातार धुआं निकल रहा है, तो डायरेक्ट एक ही पे थोड़ी ना जाके बैठ जा रहा है। एक ही पे नहीं बैठ रहा है, फिर भी एक समय के बाद धीरे धीरे करके बहुत वो हो भी, जाएगा ना। और एक मतलब इतना जल्दी थोड़ी ना है कि एकदम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसी वक्त, मतलब 6 महीना में पूरा एकदम सब चीज काला उजला जो था।
नहीं, ऐसा होता है एक्चुअली। ये तुम हम में हो, जमशेदपुर में भी ऐसा ही हुआ था एक बार। वहाँ पे जो टिस्को का प्लांट था उसमें कोयला यूज कर रहे थे, तो कोयला से जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता था वो धुआं आसमान में उड़ता रहता था। और मान लो आप कपड़ा धो वो के पसारे और वो कपड़ा पे ही वो राख आकर सेटल डाउन कर जा रहा था। उजला कपड़ा काला, ब्लैक शर्ट लिए व्हाइट शर्ट लिए शाम तक ब्लैक हो गया, ऐसा हो रहा था। तो वो और तो कपड़ा भींगा हुआ रहता होगा, ये इतना ज्यादा हो गया था, जिसको ज्यादा हाई अच्छे कोर्ट से में बैठता होगा। कंप्लेन हुआ था, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, टिस्को को अपना फैक्ट्री बंद करना पड़ा था। उसके बाद फिर वो सब कुछ लगाया, उसको साफ वाफ करने वाला एयर प्यूरिफायर से सब, उसके बाद फिर फैक्ट्री खोल पाया। इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तुम कहाँ हो? तो होता है ऐसा। तो कहने का मतलब कि समय के साथ साथ सिर्फ सराउंडिंग में एक चीज बदल गया, कार्बन का अमाउंट, और उससे जो थोड़ा देर पहले तक व्हाइट वाला का फायदा था, अब व्हाइट वाला नुकसान में चला गया। तो प्रीडेटर बर्ड्स अब व्हाइट वाले को मारकर खा रही है और ब्लैक वाला बचा हुआ है। तो पॉपुलेशन किसका बढ़ने लगा? ब्लैक वाले का। और किसका घटने लगा? व्हाइट वाले का। दिस इज नेचुरल 10th में सिलेक्शन। ऐसा एग्जांपल था बिटल वाला। बीटल वाला, हाँ, लेकिन वो इतना अच्छे से समझाया हुआ नहीं था। एलिमिनेशन ऑफ व्हाइट मॉथ, साइंटिफिक नेम इज बिस्टन बिटुलेरिया, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड्स के लिए। मीट के लिए तो सब है, बट बोर्ड के लिए भी है। बिस्टन बिटुलेरिया बाय ब्लैक म्यूटेंट मॉथ, बाय ब्लैक म्यूटेंट मॉथ। इसका नाम था बिस्टन ब्यूटिलेरिया कार्बोनेरिया। बिस्टन ब्यूटिलेरिया कार्बोनेरिया। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन in England is called industrial melanism. In England is called industrial melanism. Industrial melanism. और इसको बोलते हैं taken as डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये कि ये एक डायरेक्शन में नेचुरल सिलेक्शन कर रहा है। पहले व्हाइट वाला फेवर्ड नहीं था, ब्लैक वाला फेवर्ड था। ब्लैक वाले से व्हाइट वाले की तरफ नेचर का झुकाव बढ़ गया। पहले नेचर ब्लैक वाले को सपोर्ट कर रहा था, फिर अब व्हाइट वाले को करने लगा। तो ये जो डायरेक्शन शिफ्ट हो गया ना तो सपोर्ट का, दिस इज डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। और यहाँ पे जो हुआ है तो बोलते हैं मिमिक्री। हियर मिमिक्री इज ऑपरेटेड। मिमिक्री क्या होता है अभी बताते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा सेकंड या नॉट? मेलानिज्म, एक बार बता दीजिए। क्या? मेलानिज्म का सिंपल मीनिंग। मेलानिज्म का मतलब मेलानिन जो पिगमेंट होता है ना, जो स्किन कलर के लिए जरूरत होता है, उसी पिगमेंट का यहाँ बात हो रहा है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मतलब इंडस्ट्री, जो पहले पिगमेंट था ब्लैक वाले में, वो इंडस्ट्री की वजह से सपोर्ट में आ गया। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये मेलानिन का मेलानिन का कंसंट्रेशन होना इज बढ़ता मेलानिज्म। है तब सही। तब ना ब्लैक होता है कि व्हाइट होता है उससे? पागल है, ब्लैक होता है। कलर के मतलब जहाँ इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ के पानी के मुताबिक भी दिक्कत होता है क्या इससे? कभी कभी हाँ, कई बार होता सुनते है। हैं कि इधर से उधर गया कोई अगर, तो यहाँ ऐसा था वहाँ वैसा हो गया। होता है, कई बार होता है। चलो नेक्स्ट, और सन मिमिक्री। मिमिक्री, मिमिक्री क्या है देखो, रिजेम्बलेंस of body color of an organism, resemblance of body color of an organism
resemblance of body color of an organism with other organism or any object of the surrounding or any object of the surrounding is called mimicry. is called mimicry. जैसे यहाँ पे की ना, देखो पहले व्हाइट वाला मिमिक कर रहा था सराउंडिंग को, व्हाइट वाला व्हाइट बैकग्राउंड को, कंडीशंस बदला तो अब ब्लैक वाला ब्लैक बैकग्राउंड को मिमिक करने लगा. दिस इज मिमिक्री, नकल करना. ठीक है. मिमिक्री का मैं और डिटेल में भी जा सकते हैं बट अब एक्सेस हो गया, अब जरूरत नहीं है इसलिए छोड़ दे रहे हैं. इसका एक एग्जांपल तुम लोग हॉक आई मॉथ ले सकते हो. हॉक आई मॉथ एक एग्जांपल है. बस इसका कहानी बता दे रहे, लिखवाएंगे नहीं तो हम लोग तो पढ़े थे डिटेल में, तुमको नहीं पढ़ना है. हॉकाई मॉथ मतलब क्या होता है? ऐसे मिमिक्री दो तरह का होता है, बेटेशियन और मुलेरियन. बस ये नाम याद रखना अगर रख सको तो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है इसका. हॉकाई मॉथ में क्या होता है कि एक मॉथ है, इंसेक्ट, कैटरपिलर टाइप. कैटरपिलर का नाम सुने हो ना, कैटरपिलर टाइप. और ये जो मॉथ है इसका जो आई है वो हॉक की तरह है, चील चील की तरह. तो नॉर्मली होता यूं है कि कोई चिड़िया मान लो दूर से इसको देखी तो देखी, अच्छा कैटरपिलर, मस्त पार्टी होगा आज, खाना मिल गया. और जैसे जैसे इसके नजदीक आती है तो ये मौत अपना आंख उसको दिखाता है, और इसका आंख चील की तरह है. अब उसका आंख देख के वो चिड़िया डर जाती है, कह रहे सही में मौत है कि कोई चील छुप के बैठा हुआ है. पता चला गए थे मारने, शिकार करने, शिकार होके आ गए, है ना. तो चिड़िया इसके करीब बढ़ती तो है बट इसका आंख देख के डर के निकल लेती है, ना ना रहने दो. तो यहाँ हॉक क्या किया, दिमाग लगाया, सोचा कि भाई देखो शराफत से घूमेंगे तो कोई हमको जिंदा रहने नहीं देगा, चुपचाप शेर का खाल पहन लो, सामने वाला शेर समझ के हमसे पहले डर जाएगा. तो ये इसी को बोलते हैं मिमिक्री. हॉक आई मॉथ, मॉथ मिमिक्स दैट हॉक इन केस ऑफ आई. चलिए तो ये था. तो नेचुरल ना है. हाँ नेचुरल ही है, बिल्कुल नेचुरल. कितना बड़ा होता है? चील तो बड़ा होता है, ये तो छोटा उसका होता आंख है. का बात बोले, आंख का तो तब भी जानवर इतना दिमाग है ना उसके पास, देखने से तो पहले नजर में तो डर नाम से जाएगा ना. कुछ कई बुझा जाता है ना. देखो शिकार करने के लिए सामने वाला जो शिकारी होता है वो छुप के रहता है, अपने को कमजोर दिखाता है. तुम अगर शेर को या बाघ को शिकार करते देखोगे, शिकार के नजदीक जाने के बाद तुम झुक जाता है, धीरे धीरे रेंग रेंग के चलता है, या फिर सोने का नाटक करता है. क्या हमको तो कुछ नहीं पता, हम तो शुद्ध शाकाहारी शरीफ जानवर हैं, कभी शिकार करते ही नहीं. और जहां शिकार पहुंचता बगल में तो बोलता है सॉरी, हम तो मजाक कर रहे थे, कैसा लगा मेरा मजाक था. तो कुछ और ही कहना उनका, क्या कहें. नेक्स्ट देखो, मलेरिया इन रिलेशन टू सिकल सेल अनीमिया. मलेरिया इन रिलेशन टू सिकल सेल अनीमिया. ये एक सिकल सेल अनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. सिकल सेल अनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. और जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है इसमें तो देखो, अमीनो एसिड में एक नाम सुने होंगे ग्लूटामिक एसिड. तो ग्लूटामिक एसिड जहां चाहिए होता है ना, वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है. ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन अमीनो एसिड. ठीक है, ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है? वेलिन. हमारे आरबीसी में, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब फिर पढ़ेंगे, तो अभी बस सिंपल बता रहे. हमारे आरबीसी में जहां एक जगह पे जहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वहां पे गलती से वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है. वेलिन भी अमीनो एसिड का नाम है. कहाँ पे? तो हमारे आरबीसी में बहुत सारा चेन होता है, अल्फा बीटा गामा, याद करो बताए थे बायोमोलिक्यूल्स में. आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो सबसे बड़ा चेन होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, सबसे हेवीएस्ट प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था उसका, याद है? तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो 6th अमीनो एसिड होता है, 6th अमीनो एसिड ऑफ बीटा चेन. बीटा चेन का 6th अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड,
जो कि रिप्लेस हो जाता है वलीन अमीनो एसिड से, और उसके वजह से बीमारी होता है। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, इन दिस चैप्टर 5 में जेनेटिक डिसऑर्डर से पढ़ना है क्या उसी के एग्जाम पर? हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ना चैप्टर 5 में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में। इन दिस शेप ऑफ आरबीसी कन्वर्ट्स टू सिकल शेप। किस शेप में कन्वर्ट हो जाता है? सिकल शेप। सिकल हसुआ का शेप देखे हो, हसुआ घास काटने के काम आता है, ऐसा होता है। तो इस शेप का होता है, इस शेप का हो जाता है आरबीसी। बाइकनकेव होता है नॉर्मल शेप, बट कन्वर्ट्स इनटू सिकल शेप। ठीक है, इतना कर लो, स्क्रीनशॉट हो जल्दी। चलो आगे देखो। एक्चुअली में मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में जो मलेरिया का पैरासाइट है वो हमारे आरबीसी में इंटर करता है, आरबीसी को ब्रेक कर देता है। ठीक है, और उसके अंदर आरबीसी के इंटर करके उसके अंदर अपना लाइफ साइकिल का पार्ट पूरा करता है, और उसी में आरबीसी ब्रेक होता है एक्चुअली। तो इस केस में क्या होता है, जिसका भी बॉडी में सिकल से अनीमिया होता है, तो उसमें क्या होता है कि मलेरियल पैरासाइट, या ऐसा लिखो व्हेन मलेरिया, MALARI, व्हेन मलेरिया स्प्रेड्स, जब मलेरिया फैलता है, देयर आर अनीमिक पीपल, ऐसे करो, देन दीज अनीमिक मतलब सिकल सेल अनीमिक, जिन लोगों को सिकल सेल अनीमिया है, गेट्स सर्वाइवल एडवांटेज, बेटर सर्वाइवल एडवांटेज। देखो एक्चुअली होता है क्या, होता यूं है कि जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन है जिसके अंदर जिसको सिकल सेल अनीमिया है, तो सिकल सेल अनीमिया में एक्चुअली होता है ये कि जिनको भी सिकल सेल अनीमिया है ना, उनका चूंकि आरबीसी का शेप ही बदल के सिकल शेप कहा जाता है, तो ये मलेरिया का पैरासाइट उसमें इंटर ही नहीं कर पाता। अब अगर उस आरबीसी में इंटर ही नहीं कर पाएगा, तो क्या मलेरिया उस आदमी को इन्फेक्ट कर पाएगा? मलेरियल पैरासाइट नहीं कर पाएगा। तो देखो नॉर्मली ये सिकल सेल अनीमिया होना खराब बात है, हमको डिसएडवांटेज प्रोवाइड करता है। अगर आरबीसी का शेप सिकल शेप का हो जाएगा तो उसका ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी घट जाता है, तो वो जो पर्सन होगा वो लेस एनर्जेटिक होगा, उसके पास ज्यादा ताकत नहीं होगा, ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया। देखो नॉर्मली आरबीसी का शेप कैसा होता है, इसका काम क्या है आरबीसी का, ऑक्सीजन कैरी। बाइकनकेव शेप होने की वजह से ये मोर ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। लेकिन अगर इसी आरबीसी का शेप सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है, तो ऐसा पर्सन के पास है लेस एनर्जी होता है, वो थोड़ा थकावट महसूस करेगा हमेशा ही। ठीक है, अब देखो जल्दी थक जाए, नहीं समझे, क्या नहीं समझे? जल्दी थक जाएगा मतलब हर जल्दी जगह ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर तुम दौड़ते हो बहुत देर तक, तो थोड़ी देर के बाद तुम्हारा पैर लगता है कि अब नहीं चल पाएगा? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम जितना तेजी में दौड़ रहे हो, ऑक्सीजन कम। तुम्हारे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा है वहां पैर में। तो इसका तो बेचारा आरबीसी के पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि ऑक्सीजन कैरी कर पाए, तो ये जल्दी नहीं थकेगा। समझे कैरी बात? करता है लेकिन कम करता है, हाँ बहुत कम करता है। बहुत कम। हाँ मतलब इनके पास सर्वाइवल एडवांटेज नॉर्मली बहुत कम है, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, 40-50 बहुत हो गए इनके लिए। इसीलिए बहुत सारे फिल्म दिखाता है सिकल सेल कि एनीमिया दूसरा मेंटेन हो होता है, सकता हो। थैलेसीमिया दूसरा होता है। फिल्म में जो दिखाते होता है थैलेसीमिया, उनको लगातार खून चाहिए। वो भी पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, वो भी पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। किसको खून चाहिए लगातार? थैलेसीमिक पर्सन को। इसमें क्या रहता है? इसमें आरबीसी में मतलब बोन मैरो का प्रॉब्लम होता है, जल्दी से ब्लड सेल बन ही नहीं पाता है बॉडी में, तो लगातार उनको खून चाहिए होता है। हर 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद उनको दूसरे से खून चढ़ाना होता है अपने शरीर में। खैर, कितना? पूरा कितना क्या, पूरा जितना आरबीसी रहता है बनता ही बदन नहीं में। उनमें।
पढ़ेंगे, रुको ना, पढ़ेंगे समय आने दो, सब पढ़ेंगे। 120 दिन जिंदा रहता है ना आरबीसी। पढ़ेंगे बच्चा, रुक जा थोड़ा देर, विचार कर ले, डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो नॉर्मली होता है कि सिकल सेल एनीमिया की वजह से उनके बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है। अब देखो मलेरिया का पैरासाइट, ये जो मलेरिया पैरासाइट है ये इसी आरबीसी में इंटर करता है, और इंटर करने के बाद इसको अंदर से खाता है, ईट इट, और उसके बाद आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्या, मलेरिया। मलेरिया भी डिटेल में पढ़ना है। आई गेस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला अगर वीडियो देखे होगे जो डाले हैं, तो पढ़ ली होगे मलेरिया क्या होता है, कैसे काम करता है। खैर, अब ये मलेरियल पैरासाइट इस आरबीसी में इंटर ही नहीं कर पाता, तो अगर इस आरबीसी में इंटर नहीं कर पाएगा तो क्या ऐसे पर्सन को मलेरिया होगा, बताओ? मलेरिया भी रहम खा जाता है उस नहीं होगा। आदमी। नहीं होगा मतलब ये, नहीं होगा का मतलब ये कि नॉर्मली तो इसके पास सर्वाइवल एडवांटेज ज्यादा है, लेकिन अगर मलेरिया फैल गया तब किसके पास ज्यादा है, इसके पास। यही बता रहे हैं। बहुत समझदार है मलेरिया। देखता है बेचारा खुद है, उसका कवर में पैर है, क्या उसको परेशान किया। कोई बात नहीं, चलो। When malaria spreads, then these anemic people get survival advantage due to fragile RBC, ड्यू टू फ्रेजाइल आरबीसी, चूंकि इनका आरबीसी वीक होता है, जैसे ही मलेरियल पैरासाइट घुसेगा आरबीसी खुद ही टूट जाएगा। तो मलेरियल पैरासाइट ना तो घुस पाया ना मल्टीप्लाई कर पाया, तो भी बेचारा मर जाता है। ड्यू टू फ्रेजाइल आरबीसी these people don't suffer from malaria। और घुसेगा भी तो मलेरिया ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आरबीसी टूट गया ना, तो मलेरिया कैसे सर्वाइव कर पाएगा, मलेरियल पैरासाइट भी मर जाएगा। आरबीसी आरबीसी टूटेगा तो वो भी चल गया। हाँ, तो आरबीसी तो मेरे पास बहुत है। मलेरिया कोई बीमारी कैसे होता है, एक बार बीमारी घुसा बॉडी में, बॉडी के सेल को इन्फेक्ट किया और वहां पे अपना लाखों लाख कॉपी बनाना शुरू कर दिया, तो उसका वायरल लोड बढ़ता है। अभी मान लो मेरे बॉडी के अंदर 10 मलेरिया पैरासाइट घुसा मॉस्किटो बाइट से, 10 का 10 आरबीसी में घुसने की कोशिश किया और कोई सारा का सारा आरबीसी टूट गया, 10 का 10 आरबीसी। 10 आरबीसी टूटने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मलेरिया का दुनिया बदल जाएगी। समझे बात? हमको लगा सब आरबीसी तोड़ देगा। नहीं, जिसमें इंटर करेगा वो धीरे टूटता है। धीरे अपना बनाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि दिस कम्स अंदर। अच्छा एक और बात, ये वाला जो बीमारी है या ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसको बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। दिस नेचुरल सिलेक्शन, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम खत्म हो रहा है, इसके बाद रिजवाइन नहीं कौन करेंगे। वाला बैलेंस अभी जो बताए ऊपर बता रहे हैं, कम्स अंडर बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। ये अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, बस देखिए, बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो हेट्रोजाइगस होता है ना उनको सपोर्ट करता है। समझाएंगे बाद में जब पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि अभी सिकल सेल एनीमिया ही नहीं जानते तो हेट्रोजाइगस कैसे समझेंगे। ठीक है, 2 लाइन, 1 लाइन लास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया फाइनल। हो गया। बताने वाले थे कुछ आप, क्या? बोले तो याद दिलवाने के लिए। अच्छा, तो टाइम ही खत्म हो रहा है। खैर देखो, याद दिलाने के लिए तो तुम बोल दिए, बट एक बात याद रखना